हेलो चैंपियंस, तो कैसे सभी लोग, वेलकम टू एग्जाम्पल। तो आज आपके सेंटर पे हम सभी लोग आ चुके हैं, हमारी पूरी टीम आ चुकी है और आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि IBPS PO के प्री के कैसे लेवल थे पेपर में, इंग्लिश के, मैथ्स के या फिर रीजनिंग। आज सुनेंगे हम लोग, ये स्टूडेंट से ही सुनेंगे। प्रदीप हमारे साथ है, प्रदीप आएंगे और बताएंगे सभी इसके बारे में। आइए बताइए। हेलो एवरीवन, जैसे कि अभी मैंने सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम दिया है। इसमें अगर डिफ़िकल्टी लेवल देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट रहा है पेपर। अगर जिसकी इंग्लिश अच्छी है, कई बच्चों ने 30 आउट ऑफ 30 भी अटैम्प्ट करेंगे। 2 क्वेश्चन एरर के थे, इसके अलावा पैराजम्बल था, उसमें भी 5 क्वेश्चन थे जिसमें कि इजी था, डूएबल था। मतलब पैराजम्बल के क्वेश्चन थे और एरर डिटेक्शन के भी क्वेश्चन थे। ओके, मतलब ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन थे? नहीं सर, ग्रामर के 2 ही थे, इसके अलावा फिलर्स थे। फिलर्स थे, ठीक वो है। भी इजी 5-6 फिलर्स थे। मतलब ओवरऑल इंग्लिश का कट ऑफ, इंग्लिश का जो लेवल था ना, वो इजी कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं ना। हाँ, अगर नॉर्मल अटैम्प्ट देखें तो 20 से 25 के बीच में जा रहे हैं। ओके, 20 से 25 अटेम्प्ट आप ले सकते हो आराम से इंग्लिश सेक्शन में, वर्बल एबिलिटी में, और आराम से आप उसको टैकल कर सकते हो। उसके अलावा और बताइए अपने आरसी की बात करूँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें सर, उसमें अगर देखा जाए तो 3 क्वेश्चन तो डायरेक्ट सिनोनिम्स के थे, ठीक है। और इसके अलावा एक फिल इन द ब्लैंक्स का था। डायरेक्ट Okay. क्वेश्चन 1 या 2 ही थे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन 2 के करीब के थे और उसके अलावा फिलिंग, मतलब एक ब्लैंक होता है आरसी में, से मैंने करवाया था पूरी क्लास में, ब्लैंक के क्वेश्चन थे। उसके अलावा एंटोनिम सिनोनिम पे 2 क्वेश्चन थे। इस टाइप से क्वेश्चन की सीरीज बन रही है। उसके अलावा अगर बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग कैसा क्वेश्चन? सर, रीजनिंग में एक पजल काफ़ी बड़ा था जो कि स्किप करने का था। ओके, अब मैं कहता हूँ हमेशा कि कोई ना कोई क्वेश्चन स्किप करने के लिए होता है। तो सबका कहना है कि भाई एक क्वेश्चन था पजल में, तो जो कि काफ़ी लंबा था, काफ़ी टाइम टेकिंग था, टाइम कंज्यूमिंग था, इस कारण से उसको स्किप करना ही ज़्यादा बेटर था। इसके अलावा बाकी अगर इनक्वालिटी देखें तो सर 3 मार्क्स की इजी इक्वालिटी आई थी, डायरेक्ट पढ़ती हो रही थी। मतलब डायरेक्ट मार्क्स मिल जाने वाले क्वेश्चन थे। इनइक्वालिटी में क्वेश्चन था और डायरेक्टली उससे मार्क्स ले सकते हैं। इसके अलावा सिलोक्स के 4-5 क्वेश्चन थे। सिलॉक्स के 4-5 क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा सर पजल थी, पजल में 5 लोग थे और उनको जैसे कोई चीज़ पसंद है तो वो सिंपल, मतलब सिंगल वेरिएबल पजल थी 5 लोग। ओके, तो इसके अलावा एक अनसर्टेन पर्सन की पजल थी, वो भी डूएबल की तरफ से 3 क्वेश्चन थे। ओके, इसके अलावा लीनियर पजल थी जो एक साउथ फेस कर रहा है, एक नॉर्थ फेस कर रहा है, वो भी डूएबल थी। तो और हाँ 25 to 28 डूएबल थे। मतलब रीजनिंग में भी आप देखो कि पजल के भी लेवल जो थे ना, एक पजल छोटे लायक था, बहुत लेंदी था, टाइम टेकिंग था, याद रखिए फंसाने वाले पजल थे वो। और उसके अलावा बाकी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट जो थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन लेवल का। हाँ, क्लरिकल लेवल के क्वेश्चन लगे इनको। प्रदीप का कहना है इन्होंने काफ़ी अच्छी तैयारी भी की थी इस कारण से। और इनका एक और मैथ्स पर बात करेंगे, और सेशन बचा हमारा क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, उस पर बात कर लेते हैं। आप बताइए क्वांट के बारे में। सर क्वांट तो अगर पर्सनली बताऊं तो जैसे कि 5 से 6 मार्क्स तो क्वाड्रेटिक के थे, अच्छा, वेरी जो गुड। कि पीओ के पेपर में इतना एक्सपेक्ट नहीं करते हम। हाँ, इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन सर बिल्कुल क्लर्क लेवल के, इस तरह से 120 + 160 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क -40, सिंपल सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए थे, जिसमें से आप 5 मार्क्स आराम से ले सकते हो। ये स्टार्टिंग में आप कटअप, मतलब सेशन कटअप तो आराम से स्कोर कर सकते हो। उसके बाद 25 से 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट ले सकते हो आप सभी लोग। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे। प्रदीप का कहना और इनका कहना ये भी है कि भाई जो भी क्वेश्चन थे स्टार्टिंग में, आई थिंक अपने अप्रॉक्सीमेशन वगैरह आए थे, उनको इन्होंने किया होगा पहले भी, और इससे क्या होगा, कटअप क्लियर हो जाएगा, सेक्शन कटअप तो क्लियर हो ही जाएगा। उसके बाद बाकी का देखेंगे हम लोग कि ओवरऑल कैसे करते हैं। इसके अलावा सर अर्थमेटिक भी मतलब 4 से 5 क्वेश्चन काफ़ी ईजी थे जो कर सकते हैं। 2 DI थी जिसमें से एक DI बिल्कुल ईजी थी, सिंपल दे रखा था, PNQ का डाटा, उसमें राइज पल्स दे रखे थे और सिंपल परसेंटेज से पूछ रखा था। तो 5 मार्क्स की ये थी। एक से DI थी वो थोड़ी कैलकुलेटिव थी, तो वो मैंने स्किप कर। 2 DI थी, जिनसे एक DI स्किप करने लायक थी, या कह सकते टाइम कंज्यूमिंग थी, बहुत कैलकुलेटिव थी। बाकी जो DI थी, दूसरी वाली DI, वो बनाने लायक कोई DI थी, है ना। वो सर बिल्कुल ईजी थी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे थे उसमें। और डायरेक्ट क्वेश्चन थे उसके अंदर में। तो मैथ्स में ओवरऑल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, DI थे। DI में 2 में से 1 स्किप करने लायक था क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग था, ठीक है। तो आप सभी के लिए इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं पेपर के अंदर, जहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं, ताकि आपका टाइम वहाँ पे कंज्यूम करके जहाँ पे स्कोरिंग क्वेश्चन होता है ना, उसको करने पे मजबूर कर दिया जाए, ठीक है। टाइम ऐसे वहाँ पे कम होता है। तो ओवरऑल पेपर का अगर मैं बात करूँ आपसे, तो ओवरऑल पेपर का लेवल क्या आप डिसाइड करना चाहोगे? सर मेरे अकॉर्डिंग तो हालांकि मेरा पेपर अप टू मार्क नहीं हुआ जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी। तो रीज़न क्या है इसके?
सर एक्चुअली मेरा हाथ ही नहीं चला, स्पीड नहीं आई। अच्छा मैंने इस बार क्या है कि बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चन उठाए थे। ओके तो जैसे रीजनिंग में मैंने पहले पजल देखा, वो इजी लगा, डूएबल लगा, बट मैंने फिर भी उसे नहीं करा, मार्क पर रिव्यू करके आगे गया। अच्छा, फिर मैंने दूसरी पजल देखी, वो भी डूएबल लगी पर मैंने करी नहीं उसमें भी। तो इस तरह से मैं 1 to 35 तक गया, तो उसमें ये लगा लो आप 3-4 मिनट मेरी उसमें चली गई। ओके, तो कह सकते हैं कि इनका ओवरऑल पेपर का कहना है कि भाई इन्होंने अगर सही तरीके से उसमें थोड़ा कह सकते हैं कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन जो थे ना, वो थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन का अरेंज किया हुआ था कि वही स्टूडेंट के लिए मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पे फाइंड आउट करना कि पहले किसको बनाए, है ना। लगभग क्वेश्चन बनने लायक थे और ओवरऑल क्वेश्चन का लेवल अगर देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट, वेरी गुड। थैंक यू प्रदीप आपके इतना अच्छा रिव्यू के लिए। सभी स्टूडेंट काम कर रहे हैं, ठीक है। मिलूंगा सभी से नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट रिव्यू में आपके सेंटर से। आप देख सकते हो दिल्ली का ही सेंटर है, नोएडा का सेंटर एक्चुअली में है। मिलूंगा सभी से नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आर के महतो सर और मैं आप सभी से मिलता हूँ विदा। तब तक की थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।